के अंदर अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं जो अपने है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी अपन को कूलॉम बल का सदिश निरूपण काम में लेना है। ठीक है, यानी सदिश रूप में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोस्टली न्यूमेरिकल सोल्व करने के काम में आता है। यदि अपन को वेक्टर फॉर्म में कूलॉम के न्यूमेरिकल सोल्व करने हो तो ये अपन काम में लेते हैं। तो इसके अंदर अपन को प्रूव क्या करना होगा, तो इस डेरिवेशन में अपन प्रूव करेंगे कि जो आपके कूलॉम्स लॉ होता है वो एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया नियम को पालना करता है। तो सर इसके अंदर कैसे क्या होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि सदिश निरूपण। हमेशा जब अपन कोई डेरिवेशन सॉल्व करते हैं ना, तो टॉपिक को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग अपन कोशिश करते हैं उसका डायग्राम बनाने की। जैसे अपन यहाँ पे देखिए सदिश निरूपण, इसका मतलब जब अपन कूलॉम बल लगाएंगे तो अपन को दो चार्ज तो 100% चाहिए। अब दो चार्ज, दो आवेश यदि अपन लेंगे तो उनकी पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश भी होनी चाहिए, क्योंकि अपन सदिश की बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अपन समझते हुए पहले डायग्राम बनाएंगे। तो जब भी अपन किसी सदिश को बनाते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, निर्देश तंत्र चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अपन कैपिटल एस एक निर्देश तंत्र ले लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर x, y, z और ये इसका ओरिजिन मूल बिंदु। ठीक है, अब सर यहाँ पे बात यह आती है कि अपन को दो चार्ज लेने पड़ेंगे। कितने चार्ज लेंगे, 2। तो एक तो ले लिया Q1 और इस तरफ ले लेते अपन Q2। जरूरी नहीं है आप ऐसे ले, कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी पोजीशन वेक्टर काम में लेनी पड़ेगी, जो अपने क्या है स्मॉल r1 वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कितना है r2 वेक्टर हो गया, यानी कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट इनकी पोजीशन हो गई। अब अपन जानते हैं कि जो कूलॉम फोर्स होता है, विद्युत बल होता है, वो एक केंद्रीय बल है। और केंद्रीय बल की खासियत बात होती है कि ये दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो जब ये एक दूसरे के अलोंग लगेगा तो Q1 चार्ज भी कितना फोर्स लगेगा, तो इसके बारे में देखते हैं। सर किस पे लग रहा है, 1 पे, तो F1 किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण, ड्यू टू 2, तो 2 जिसके कारण लगता है उसको बाद में लिखते हैं, तो ये कहलाता है F12 वेक्टर। इसी प्रकार यदि अपन यहाँ पे देखें तो किस पे लग रहा है, 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण, ठीक है, ड्यू टू 1, 2 पर ड्यू टू 1, तो F21 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गए अपने दो बल जो इन दोनों चार्जेस पे लग रहे हैं। इसके साथ ही अपन इनकी क्या करते हैं, इनकी रेस्पेक्ट वाली पोजीशन लिखते हैं। कैसे, ध्यान देना, ये फोर्स इधर लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में आएगा R12 वेक्टर, और जब ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में आएगा R21 वेक्टर। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, इसको अपन A मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं B। तो ये अपने एक वेक्टर फॉर्म का डायग्राम तैयार हो गया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। तो अब अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ठीक है, आवेश 1 पर 2 के कारण बल ज्ञात करेंगे, विद्युत बल कितना होगा। ठीक है, तो किस पे निकाल रहे हैं, 1 पर, तो ये हो गया F1, किसके कारण, 2 के कारण, तो F12 वेक्टर। ठीक है, और अपन जानते हैं जब अपन किसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो पहले तो इसका मैग्नीट्यूड फिर इसकी डायरेक्शन। सब मैग्नीट्यूड कितना होगा, K, चार्ज है Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या होगी, R²। अब R² में इस मैग्नीट्यूड के साथ अपन क्या लगाएंगे, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होती है, r, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ये फोर्स 1 2 है तो यहाँ पे डिस्टेंस भी क्या होगी, 1 2, और ये यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, 1 2। ठीक, अब अपन जानते हैं कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब सर 1 2 है तो यहाँ पे भी अपन क्या लगा देंगे, 1 2, और यहाँ पे भी 1 2, तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये वैल्यू जैसे अपन पुट करेंगे तो आपके पास F12 वेक्टर कितना आएगा, ये आएगा K Q1 Q2 अपॉन, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो R² R की पावर कितने की, R की पावर 3, तो R12 क्यूब और R12 वेक्टर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल आ गया आवेश 1 पर 2 के कारण, ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट कर लिया। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे,
अब दूसरे चार्ज पे निकालेंगे, तो यहां पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन लिख सकते हैं सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार अपन ऐसा बोल सकते हैं, सम्यता से अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि F21 वेक्टर कितना होगा, K Q1 Q2, 21 है तो R21 क्यूब और R21 वेक्टर। सोल्व करने की जरूरत नहीं है यूनिट वेक्टर से, डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2। अब अपन को इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। वैसे तो डायग्राम से पता लग रहा है कि ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन, समान परिमाण के तथा विपरीत दिशा में है, परंतु यहाँ पे अपन प्रूव करेंगे तो इसके लिए अपन को क्या आना चाहिए, एक वेक्टर फॉर्म का ट्रायंगल लो। तो अपन ट्रायंगल काम में लेंगे, तो देखना इन ट्रायंगल OAB बाय ट्रायंगल लो, ठीक है, त्रिभुज के सदिश नियम से। तो सब त्रिभुज का सदिश नियम क्या बोलता है, अपन ने वेक्टर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब आपके कोई दो वेक्टर, टू वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करे, जैसे R1 और इस डायरेक्शन में कौन है R21 वेक्टर, तो तीसरी डायरेक्शन, तीसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिप्रेजेंट करती होंगे, वेक्टर सम को। तो यदि अपन देखें ट्रायंगल OAB, देखो ऑर्डर भी यही है, OAB, O से A से B, तो आपको मिलेगा सबसे पहले OA, तो यहां पर आएगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। और सर OA क्या है, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, ये देखो इधर कौन सा है AB, 21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो अपन बोल सकते हैं यहां से अपने पास क्या आया कि R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसी प्रकार वही बात फिर से सिमिलरली, तो यदि अपन R12 वेक्टर निकालें तो सर यहां से पता चल रहा है कि 21 का मतलब 2 में से 1 माइनस हो रहा है 1 के रेस्पेक्ट, तो यहां पे निकालेंगे तो क्या आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब अपन बोल देंगे बाय इक्वेशन 3 और 4, और अब दोनों इक्वेशनों को आप देख के बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। कैसे, R21 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दैट इज इक्वल टू माइनस R21 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि R12 बराबर R21 होगा, मैग्नीट्यूड इनका क्या रहेगा, सेम। तो ये पूरा अपन किस में ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो बाय इक्वेशन 4 and 1, तो अपन इक्वेशन नंबर 4 को यदि 1 में पुट कर दे तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, तो इसको देखते हैं। तो मैं बच्चों डायग्राम रफ कर रहा हूँ, और जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे तो देखना अपने पास क्या आएगा। तो अपन इजीली ऐसे प्रूव कर सकते हैं किसी भी डेरिवेशन को। तो आपके पास आएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 Q। अब देखना, सॉरी R12 को अपन क्या बना सकते हैं, 21, तो 12 की जगह अपन लिख सकते हैं 21 क्यूब, और यहाँ पे 12 वेक्टर है, 12 वेक्टर किसके बराबर है, माइनस का R21 वेक्टर। अगर अपन माइनस कॉमन ले ले तो ये सारी इक्वेशन नंबर क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहां से आ गया F21 वेक्टर। तो अपने पास क्या आ गया, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर। यही आपके क्या कहलाता है, एक्शन रिएक्शन लो। ठीक है, तो आपके कूलॉम फोर्स ओबे एक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये आपके एक्शन रिएक्शन लो को प्रूव करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम को क्या करता है, प्रूव करता है, वो भी करता है। ठीक है, तो अब अपन इसके न्यूमेरिकल देखते हैं वेक्टर फॉर्म से। अब अपन एक वेक्टर फॉर्म के लिए एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं, आरबीएससी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है,
ए पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे लिखते चले, आप आखिरी में फॉर्मूले के द्वारा उसको सोल्व कर पाएंगे। कैसे देखना, आपको दिया हुआ है Q1 चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻6 कूलम, ठीक है। इज लोकेटेड एट पॉइंट, जिसकी स्थिति दे रखी है 2 1। जब अपन को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होते हैं तो उसकी अपन पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं, R1 वेक्टर, यानी Q1 चार्ज की पोजीशन R1 वेक्टर 2 x वाला कंपोनेंट है तो 2i कैप प्लस 1j कैप, ये आ गया आपके 2i कैप प्लस j कैप। एंड अनदर चार्ज, दूसरा चार्ज दे रखा है 2q2 इक्वल टू माइनस का 5 × 10⁻⁻6 कूलम। अब इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो यदि अपन लिखें तो इसकी पोजीशन है माइनस की 2 4, तो अपन बोलेंगे माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप। हो गया। अब अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि अपन को फाइंड आउट क्या करना है। नंबर 1 कंडीशन लेते हैं अपन, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। पता लगाना है कि बाय यानी इसके द्वारा लग रहा है, Q1 के द्वारा, किस पे, Q2 पर, यानी कि बाय Q1 ऑन Q2, ऑन Q2 यानी Q2 पे लग रहा है, यानी F2 2 पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, ठीक है। किसके कारण, Q1 के कारण। तो अपन फाइंड आउट करेंगे F21 वेक्टर कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप, और इस यूनिट वेक्टर को अपन वेक्टर में बदलते तो क्या आता है, K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और R21 वेक्टर। तो सर यदि अपन फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो अपन को क्या चाहिए, 2 1 वेक्टर चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड, तो अपन निकालते हैं R21 वेक्टर। सर R21 वेक्टर क्या होता है, मैंने बताया था 2 1 यानी 2 में से 1 माइनस कर दो, R2 माइनस R2, और R2 कितना है ये ना, माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप, माइनस R1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2i कैप माइनस j कैप। तो अपने पास R21 वेक्टर कितना आएगा बच्चों, सोल्व करेंगे तो माइनस का 4i कैप और ये हो गया प्लस का 3j कैप। और यदि अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो x कंपोनेंट माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 5 मीटर। तो अपने पास ये आ गया, ये सारी पोजीशन मीटर में दे रखी है, तो अपने पास ये आ गया। अब फोर्स निकालते हैं तो आपके F21 वेक्टर कितना होगा सर, k की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 कितना है प्लस का 2 × 10⁻6, Q2 कितना है माइनस का 5 × 10⁻6। अब आगे पुट करते हैं अपन 2 1 वेक्टर ये ना, माइनस का 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 का क्यूब कितना होगा, तो अपन क्या करते हैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्यूब का मतलब। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने कहा था जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए इसको न्यूमेरिकल सोल्व करना हो तो अपन क्या करेंगे, इजीली मल्टीप्लाई करते हैं। सर 1 5 से 1 5 कर सर, ये माइनस अंदर जाके इसको बना देगा प्लस का और इसको बना देगा माइनस का। और अपन देखते हैं आगे, ये हो गया आपके 18/25 ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। और ये 10⁻6 12 है, इसमें से जाएगी तो 10⁻3 10⁻3, ठीक है। और जब ये माइनस से इधर हो गया तो क्या आ गया 4i कैप माइनस 3j कैप। अब अपन इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करने के लिए अपन क्या करेंगे, वही देखो 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, तो जैसे अपन ने 2 0 और लगाई इसको 4 से काट सकते। जैसे अपन सोच रहे हैं F21 वेक्टर कितना होगा 18 चौक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 और 3 0 और गुणा 10⁻−5 4i कैप माइनस 3j कैप न्यूटन। तो ये आएगा आपके फोर्स, ये किस पे लग रहा है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2, यानी कि आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल का मान कितना आएगा, इतना आएगा।
ठीक है। अगर अपन इसको साइंस की टर्म में लिखे तो आपको पता है कि साइंस की टर्म में लिखने के लिए एक डिजिट के बाद में पॉइंट आना चाहिए। तो ये -5 है, यानी कि 10 का डिवाइड हो रहा है, तो एक 10 इसमें ले लें तो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा 7.2 into 10 की पावर -4 I कैप -3 j कैप, ये वेक्टर फॉर्म है वो वेक्टर फॉर्म नाम से चाहिए। अब अपन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1। अब Q1 पे निकालना है, यानी आपको निकालना है F12 वेक्टर। और आपको पता है एक्शन रिएक्शन लोगों फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब इसका यदि अपोजिट कर दें, ऊपर वाले फोर्स का अपोजिट कर तो आ जाएगा आंसर। इसका कितना हो गया माइनस का 7.2 into 10 की पावर -4 I कैप -3 j कैप, क्या हो गया इसका आंसर। तो अपन इस प्रकार इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो अपन इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, और तो वो फोर्स पूछा है वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर कंप्लीट। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आपके आरबीएससी बुक का एग्जांपल नंबर 5 है, जो मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी मीडियम वाले बुक से चेक कर लें। 2 कैटायंस, यानी 2 आपके कैटायंस हैं विथ इक्वल चार्ज, दोनों पे चार्ज क्या है इक्वल, यानी दोनों पे चार्ज क्या लेना है इक्वल, Q1 into Q2 बराबर कैपिटल Q, ठीक है। एट डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस दे दी। तो सबसे पहले जब अपन न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो पहले लिखते हैं गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको ये दिया हुआ है कैटायंस हैं जिन पे चार्ज इक्वल है, डिस्टेंस कितनी है 5 एंगस्ट्रॉम, एमकेएस में कन्वर्ट करते हुए लिखते हैं तो 5 into 10⁻10 मीटर, ठीक है। एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल कितना है 3.7 गुना 10 की पावर -9 न्यूटन, ठीक है। इन ईच आयन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम जनरल स्टेट, यानी कि दोनों में जनरल स्टेट से यानी कि मूल अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। सर इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये तो क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन है, क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन है, परंतु यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फोर्स जो दिया हुआ है उससे आपको क्यू निकालना पड़ेगा, और जैसे क्यू आ जाए फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, क्यू बराबर एन लगा के अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस निकाल लेंगे। तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट मिलकर क्वेश्चन बने। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है कि Q1 Q2 दोनों सेम है, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो अपन Q निकाल लेते हैं। Q बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से अपन जब Q निकालेंगे यानी कि Q स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन के। तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन के, तो F की वैल्यू लिखेंगे 3.7 इंटू 10 की पावर -9, और R की वैल्यू है आपके 5 इंटू 10 की पावर -10, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 10 की पावर -10 का हो गया 10 की पावर -20 अपॉन के कितना दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 9 का रूट इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्यू स्क्वायर था। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो जब भी ऐसी कोई टर्म आ जाए तो जो जिस टर्म का स्क्वायर इसमें दिया हुआ है तो पहले उनको बाहर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आखिरी में करना चाहिए। तो 25 का अपन स्क्वायर रूट जानते हैं, 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल जानते हैं कितना आएगा 5, ठीक है। 3.7 का नहीं जानते, इसको रहने दीजिए। 9 का जानते हैं तो बाहर यार कितना हो गया 3। अब 10 की पावर लेते हैं, 10 की पावर लेते हैं तो सर 10 की पावर 9 या 18 और इधर 38 का हाफ 10 की पावर -19 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बचा क्या 3.7। अब 3.7 का आपको क्या निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो मैंने कहा था जो भी ऐसे क्वेश्चन आए अगर उनमें कुछ नई टर्म हो तो उनको सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो यदि आपको याद हो तो स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं अपन, ठीक है। यानी फर्स्ट नंबर 1 पेयर 1, तो 1 यहाँ पे लिखते थे, 1 का स्क्वायर 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, यहाँ पे 1 में 1 जोड़ा 2, और अगला पेयर उतारते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो टर्म लिखिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर इससे छोटी वैल्यू है इसके बराबर वैल्यू है। तो अपन देखते हैं, जैसे यदि अपन यहाँ पे रखेंगे 9 रखा जाए तो 9 8 18 और ये हो गया आपके सर 9 आ सकता है, ठीक है ना। तो 2 6 1 कितने आएंगे यहाँ पे 9 00 यही तो आएंगे, और यहाँ पे जब अपन ने 9 रखा तो 9 ऐड करेंगे, 9 9 ऐड करेंगे तो कितना हो गया
38। अब यहाँ पर वो वैल्यू रखेंगे जिसको यहाँ पे रखने पर इससे कम वैल्यू आए। जैसे अपन एक बार 2 रख के पुट कर लेते हैं, तो 2 रखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, 16 और ये हो गया, हाँ लगभग आ रहा है, तो ये हो गया आपके 2, तो यहाँ पे 2, तो सर ये आ जाएगा, बस इतना काफी। ये अपने पास वैल्यू आ गई इसकी स्क्वायर रूट की। तो ये स्क्वायर रूट करना आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बच्चों ये सीख लीजिए, क्योंकि बायो के स्टूडेंट बहुत सारे नहीं जानते होंगे, प्रॉब्लम आ सकती है। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जरूरी है कि आपको ऐसी कुछ चीजें आनी चाहिए मैथ की। तो जो जैसे अपन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.6 बार, और 12 है, 12 4, इसको मल्टीप्लाई किया इससे कितना आएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आपके पास उन कैटायंस के ऊपर परसेंट चार्ज आ गया, ठीक है, आवेश आ गया। आपने Q की वैल्यू निकाली, अब Q से अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हो रहे हैं, तो N निकालने के लिए अपन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब आप जानते हैं क्वांटीकरण के नियम से, तो क्वांटाइजेशन बोलता है N बराबर Q/E। तो जैसे आप Q की वैल्यू रखोगे 3.2 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹, सोल्व करोगे ये कर गया, ये आपके 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस फ्रॉम जनरल स्टेट। तो बच्चों ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर कूलॉम फोर्स भी है और क्वांटाइजेशन भी है। तो ऐसे क्वेश्चन 2-3 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये इजीली सोल्व हो गया। बस इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, कोई बड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन नहीं है, ओनली ऑन यहाँ पे स्क्वायर रूट था √3.7 का। तो जो आपको यदि नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, परंतु ऐसी चीजें जो फिजिक्स में काम में आ रही है और मैथ का कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आता है, तो बच्चों उसको सीख लीजिए, क्योंकि अपने पास टाइम है जिससे आप इजीली न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएं।